एक शिफ्ट लेते हैं और अब फंडामेंटल नज़रिए के बारे में बातचीत करते हैं। विनीत सामरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से। विनीत, गुड मॉर्निंग। हमने कल देखा कि बाजार ने पहले घंटे में एक बार तो प्री वॉर लेवल्स को टच कर दिया था। क्या ये उचित होगा सोचना कि शायद अब लार्ज पार्ट जो है डिसरप्शन का, वॉर ट्रिगर्ड डिसरप्शन, चाहे वो कमोडिटियों में, क्रूड में, वो धीरे धीरे बाजार फैक्टर इन करना शुरू कर चुका है और अब बियॉन्ड ये इमीडिएट ट्रिगर्स देख रहा है। शायद इन्फ्लेशन एक बड़ी चिंता बन के आ रही है। गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक वॉर रिलेटेड तो काफी सारे मतलब चेंजेस रोज के बेसिस पे हो ही रहे हैं। आप क्रूड देख रहे हैं नीचे आके दोबारा से ऊपर आ चुका है, तो आई डोंट नो वेदर वॉर रिलेटेड हाउ मच पीपल आर एबल टू फैक्टर इन। बट ये मैं कहना चाहूंगा, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो पिछले एक दशक से बहुत सपोर्टिव थे और लगभग एक दशक से, और ये सारा जो इन्फ्लेशन है, क्रूड ऑयल प्राइस है, इंटरेस्ट रेट है, ये सब अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है। जो कि साल हमने 2010 से हमने 2013 के बीच में ऐसा ही माहौल देखा था, जब क्रूड ऑयल प्राइस भी ऊपर थे, इंटरेस्ट रेट हाई था और इन्फ्लेशन भी हाई था। उस दौरान हमने ये देखा कि मार्केट ने बहुत संघर्ष किया रिटर्न बनाने में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न बन गए। तो आई थिंक ये जो माहौल है उसी तरह का माहौल आ रहा है। वॉर तो एक एडेड इवेंट है जो शायद हो सकता है एक आध महीने में खत्म हो जाए, बट उसके बियॉन्ड भी यदि हम देखें तो जो चीजें कंसर्निंग लगती हैं वो यही हैं जो आपने कही। इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न जो डिमांड को इम्पैक्ट करता है। तो हम इन्फ्लेशन शॉक की बात करें, लेकिन डिमांड शॉक भी आ सकता है। इसके बाद ये जो यूएस में बैलेंस शीट ये लोग घटाएंगे, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे, इसका भी इम्पैक्ट होगा लिक्विडिटी पे। सो ऑल ऑफ दीज विल इन अ वे मीन दैट मार्केट ओवरऑल में थोड़ा संघर्ष रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक एक्शन बना रहेगा। ये ऐसा माहौल पिछले अगर हम हिस्ट्री देखें तो उस हिसाब से ये माहौल बनने के पूरी शंका है, ऐसा लग रहा है। विनीत, कल काफ़ी दिनों बाद हमने एक बहुत फ्री विलिंग चैट होती हुई देखी हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब के साथ और कॉर्पोरेट इंडिया के साथ। कॉर्पोरेट इंडिया सबसे बड़ा इसका फर्स्ट इम्पैक्ट का हिट लेगा, उसके बाद कंज्यूमर्स लेंगे, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन वाकई ऊपर जाता है, जो कि हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला कि यहाँ पे एटलीस्ट भारत में इन्फ्लेशन का राइज ट्रांजिटरी लग रहा है और बहुत परमानेंट और स्टिकी नहीं है। आपकी क्या राय है? ये काफ़ी ऑपोजिट है जो कि यूएस फेड के गवर्नर साहब बोल रहे हैं उससे। ऐसे इन्फ्लेशनरी टाइम में, हाई इंटरेस्ट रेट या लुकिंग अपवर्ड के रेजीम में स्टॉक, किस तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं आपके हिसाब से? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए? एक्चुअली इन्फ्लेशन तो वक्त ही बताएगा कि कितना ट्रांजिशनरी और कितना परमानेंट है। और जबकि हमने देखा है कि अभी तक पेट्रोल प्राइसेस वगैरह बढ़े नहीं है, तो वो भी अभी तक पूरी तरह से पास ऑन हुआ नहीं है। बट एनीवेज आई थिंक वी कैन कीप डिबेटिंग अबाउट इन्फ्लेशन। बट आई थिंक आपने ये जो सवाल पूछा वो सही है कि किस टाइप की कंपनीज देखने चाहिए। मेरे हिसाब से जो माहौल है उसमें ऐसे कंपनीज देखने चाहिए जहाँ पे ऐसा लगता है कि डिमांड थोड़ा ठीक ठाक रहे और इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो जैसे सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस बिजनेसेस है, कई समय से चले नहीं हैं तो वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं। आईटी सेक्टर है जहाँ पे डिमांड, आपने देखा एक्सेंचर ने रिजल्ट बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट बताया, और डिमांड मोमेंटम आई थिंक ठीक रहेगी। वहाँ पे भी वेज इन्फ्लेशन है, बट आई थिंक कंपनीज अच्छी तरह से मैनेज कर रही हैं। एक हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आई थिंक इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है कि कम रहेगा। और कुछ मेरे हिसाब से ऐसा भी है कंजम्पशन जो डिमांड, मैंने कही कि डिमांड थोड़ा स्लो लग रहा है कुछ कुछ पॉकेट्स में, बट कुछ कुछ पॉकेट्स देखने लायक भी बनेंगे, जैसे जहाँ पे ओपनिंग अप का बेनिफिट आएगा, मूवी थिएटर बिजनेसेस हो या और भी रिटेल कंपनीज हो जहाँ पे ओपनिंग अप, बिकॉज आई थिंक ओमिक्रॉन के फियर के बाद अब धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोविड के जो क्राइसिस है वो कम हो गई है। तो आई थिंक वो उस टाइप के कंपनीज भी देखना बनते हैं जहाँ पे वो बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन, स्मॉल टिकट जो कंजम्पशन है वहाँ पे आ सकता है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल प्राइसिंग पावर, थोड़ा डिफरेंसिव नेचर और जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके उस सेगमेंट में ध्यान रखना चाहिए।
ऑलराइट विनीत, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स सेक्टर्स तो आपके पसंदीदा आपने हमारे साथ शेयर किए, लेकिन पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर आपको नजर आ रहे हैं और आपके स्टॉक पिक्स कौन से होंगे? स्टॉक पिक्स तो हम बहुत ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं, बट हमारे जो आप म्यूचुअल फंड में टॉप होल्डिंग यदि देखें तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे हम लोगों का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा काफी ओवरवेट पोजीशनिंग है। आईटी मैंने आपको कह ही दिया है कि आईटी में हमारे पास कंपनीज हैं जहां पे हमने मोस्टली द हमारा जो झुकाव है वो लार्ज कैप आईटी की तरफ है, क्योंकि वहां पे हमको लगता है वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं। इंश्योरेंस बिजनेसेस हमको अच्छे लगते हैं, उसमें दो तीन इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो हमने हमारे फंड में इन्वेस्ट कर ली है, एसबीआई लाइफ के जैसी कंपनीज हैं। सो आई थिंक और इसके अलावा जो हमारा स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो उसमें हमारे पास स्मॉल टिकट कंज्यूमर आइटम्स काफी सारे हैं, छोटी कंपनीज है जहाँ पे उनके जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत महंगे वाले प्रोडक्ट नहीं होते हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कंजम्पशन का जो आउटलुक फॉर द लॉन्ग टर्म इज वेरी पॉजिटिव, इज व्हाट वी फील। भारत में आई थिंक कंजम्पशन बूम चलता रहेगा, लोगों की इनकम राइज होते रहेंगे, डेमोग्राफिक्स पॉजिटिव है, लेकिन किस तरह से अपने को आज पोजिशन करना है वो ध्यान रखना जरूरी है। और एक लास्ट कैटेगरी में ये कहूँगा कि जो अब मौसम के हिसाब से भी जहाँ पे डिमांड आ सकती है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, एसी एयर कूलिंग टाइप ऑफ कंपनीज, वहाँ पे भी आई थिंक आउटलुक ठीक ठाक रहना चाहिए, ऐसा हमारा व्यू है। विनीत, मेरा जो क्वेश्चन था एक्चुअली उसका आधा आंसर आपने पहले ही दे दिया, लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट करता हूँ, आप इसको जरा कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि मारुति ने भी ये कहा है कि हमारी रूरल पेनिट्रेशन अच्छी है। मॉनसून की रिपोर्ट स्काईमेट की कहती है कि ठीक आएगा, नॉर्मल आएगा। अभी आप भी कह रहे हैं कि डिमांड को लेकर ऐसा कहीं हमको की कमी खास दिख नहीं रही, कोई प्रेशर ऐसा दिख नहीं रहा है, तो क्या रूरल डिमांड और मॉनसून इस सब चीज़ों को रखते हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को एडजस्ट कर जाएंगे सारा? एक्चुअली ये अगले 2 क्वार्टर में इसका भी निकाल तो समझ में आ ही जाएगा, बट आई थिंक कुछ कुछ कंपनीज बता रही हैं कि अभी भी मिक्स्ड व्यूज हैं रूरल के, बट मेरा ऐसा मानना है कि रूरल का आउटलुक इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अनाज के प्राइस बढ़ रहे हैं और रूरल इकोनॉमी में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और जो आपने बातें कही मानसून वगैरह की, वो मानसून तो ठीक मतलब 3 साल से अच्छा है और वाटर लेवल भी ठीक ठाक है। सो आई थिंक ओवरऑल रूरल इकोनॉमी का आउटलुक इम्प्रूव हो जाना चाहिए, और इसके चलते जो भी बिजनेसेस इनसे लिंक्ड हैं तो वहाँ पे प्राइसिंग पावर का जो स्ट्रेंथ है वो शायद देखने को मिले। अगर ये आउटलुक इम्प्रूव हो जाता है तो शायद ये पास ऑन हो जाए और इतना डिमांड पे इम्पैक्ट ना हो। तो आई थिंक अगले 2 क्वार्टरों में ये इसका निकाल लग जाएगा कि कैसे इसका इम्पैक्ट आया, कौन से सेगमेंट में है। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन यूज नहीं कर पाएंगे लोग और जिनको सामान लेना जरूरी है, वो सेगमेंट्स आई थिंक ठीक करेंगे विद इन कंजम्पशन। विनीत, आप स्मॉल और मिड कैप नेचर स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा लंबे अरसे से देखते आए हैं, ओवर एंड अबव योर लार्जर रोल नाउ, लेकिन हमने देखा कि 2013 में जब इंडिया बुल रन शुरू हुआ था उस समय ये एसेट क्लास बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता था, और जो अर्ली बर्ड्स थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत मल्टी बैगर्स निकले 2013 से अगर हम देखें तो। लेकिन 17-18 तक आते आते ये एसेट क्लास बहुत पसंदीदा एसेट क्लास हो गया, HNIs का, लोकल इन्वेस्टर्स का, इवन FIs बहुत एक्टिव थे यहाँ। फिर हमने देखा कि इसमें एक ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, वहाँ से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस समय आपको मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स का अर्निंग्स प्रोफाइल, उसके वैल्यूएशंस किस तरह नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो लोग समझते हैं कि ज़्यादा गेंद यहाँ बनते हैं इस एसेट क्लास से, बट दूसरी तरफ वेरी फ्यू स्मॉल कैप एक्चुअली बहुत लार्ज वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। आई थिंक ये जो कैटेगरी है स्मॉल एंड मिड कैप, मैं ये ऐसा कहूँगा कि ये कैटेगरी को थोड़ा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखना ज़रूरी है। वो उस टाइम पे थोड़े वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, इतने वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है उस टाइम पे। जैसे स्टार्टिंग वैल्यूएशंस 13 या 14 थे, आज हमारे स्टार्टिंग वैल्यूएशन इवन मिड कैप यदि देखें हम तो 20, 21, 22 के रेंज में है, तो हम लोग वैल्यूएशंस में तो ऊपर आ चुके हैं। बट यदि मैं बिजनेसेस की बात करूं तो आज भी हमको बहुत ऐसे बिजनेसेस मिलते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि अगले 4-5 सालों में ये बिजनेसेस बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे।
और ऐसे एक नहीं अनेक छोटे छोटे बिजनेसेस है जिनको ये जो मैक्रो हम बात करते हैं इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, छोटे छोटे इनोवेशंस कर रहे हैं, पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। और ये सब यदि ये ठीक ठाक कर लें और अपना कैपिटल एलोकेशन सही रखें और मैनेजमेंट फोकस्ड रहे तो हमको लगता है कि इसमें अभी भी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। डिसेंट रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 4-5 इयर्स बनने के चांसेस अभी भी हैं। तो ये कैटेगरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कैटेगरी को बस एक ही ध्यान रखना चाहिए कि कैटेगरी हो सकता है थोड़ी ज्यादा वोलाटाइल रहे, बट आई थिंक दैट इज इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी भी कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो करते हैं उस हिसाब से रिटर्न भी बनते हैं। सो आई थिंक मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनकी एपिटाइट रिस्क एपिटाइट ठीक ठाक है उनको अपनी ये पोजीशन स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में बनाए रखना चाहिए। ओवरऑल यदि आप ग्रोथ की बात करें तो हमारे पोर्टफोलियो का मैं ग्रोथ बता सकता हूँ। हमारे पोर्टफोलियो में अर्निंग्स ग्रोथ हम जो देखते हैं वो तकरीबन 18 से 20% की रेंज की ग्रोथ है और जो वैल्यूएशन है वो 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे अराउंड 21-22 टाइम्स के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है पोर्टफोलियो। राइट विनीत, काफ़ी सारे वॉलेटाइल एक्शंस देखने को मिलते हैं जब बाजार में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होती है और Q4 FY22 के नतीजों की सीजन की शुरुआत जो है अब बस कुछ ही दिनों में होने जा रही है। नतीजों से ठीक पहले टाइमिंग इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए और साथ ही रिजल्ट सीजन को ध्यान में रखते हुए फिर इन्वेस्टर्स को किस तरह की राय आप देंगे? एक्चुअली मैं इन्वेस्टर्स से ये कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम अभी चल रहा है ये थोड़ा वोलेटाइल टाइम चल रहा है। इसमें काफी सारे अप डाउन देखने को मिल रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, वॉर का सिचुएशन है और डिमांड यदि हम बात करें तो थोड़ा डिमांड तो इम्पैक्ट आया ही है। सो आई थिंक मैं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ना देखें, लॉन्ग टर्म व्यू बनाए रखें इन्वेस्टर्स। और जहाँ पे अच्छी कंपनीज में वीकनेस दिखे फॉर शॉर्ट टर्म रीजंस वहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू लेके अपना पॉजिटिव एक्सपोजर ले लेना चाहिए। सो आई थिंक मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म फोकस्ड ना रहें और नॉइज को दूर रखें, लॉन्ग टर्म फोकस रह के अपना निवेश का जो है पूरा ओवरऑल प्लानिंग करें। विनीत, जब से यूक्रेन रशिया वाला इशू हुआ है, क्रूड के अंदर एकदम से तेज़ी आई है। पहले ये साल ऐसा लगता है कि 2022 के अंदर गवर्नमेंट कमाल करके दिखा देगी, अपनी सारी कंपनीज में हिस्सेदारी बेचेगी। बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट सामने आ गई थी, बकायदा बातचीत तक शुरू हो गई थी। अभी ऐसा लग रहा है एक क्वार्टर निकलने के करीब करीब पूरा होने वाला है ये कैलेंडर ईयर का। लग रहा है कि शायद 2022 भी सरकारी कंपनीज को जद्दोजहद करनी पड़ेगी प्राइस के तौर पर। LIC भी नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया। आपका व्यू पॉइंट क्या है इस सभी सरकारी कंपनीज की वैल्यूएशन को लेकर? एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की हेल्थ अच्छी बनी रहे जब इनको अपने IPOs लाने हैं और इसी चक्कर में इसी सिलसिले में मुझे लगता है डिले हो रहा है। तो ये जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आई थिंक इंटेंशन है, डिले हो चुका है लेकिन काफ़ी सारा काम इन लोगों ने LIC के ऊपर भी किया है और होपफुली जब मार्केट सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तब हमको ये IPO देखने को मिल जाए। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि धीरे धीरे करके जो PSU सेगमेंट है उसमें वैल्यू तो बहुत है, वैल्यू क्रिएशन होना ज़रूरी है। थोड़े से डिसीजन मेकिंग वगैरह अभी भी ऐसा लगता है कि स्लो चलते हैं जिसकी वजह से डिले होता है वैल्यू क्रिएट करने में। जैसे डिफेंस बिजनेसेस हैं, PSU बैंक्स हैं, कुछ हमने देखे कि जहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हो रही है बट कुछ अभी भी बाकी हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको पॉजिटिवली ध्यान दे और इसमें एग्जीक्यूशन की तरफ ध्यान दे, ऑर्डर बुकिंग स्पीड अप हो जाए तो मुझे लगता है कई सारे जो कंपनीज है इनमें वैल्यू क्रिएट हो सकती है। PSU में भी बहुत वैल्यू है इनमें सब में। क्लियरली वैल्यू क्रिएशन इन तमाम स्पेसेस पर होती हुई दिख सकती है। लेकिन साथ ही विनीत, न्यू एज कंपनीज की अगर बात करें, एक समय था जब ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल एक्सपैंड करते हुए दिख रहे थे। फिलहाल जो सिचुएशन नजर आ रही है न्यू एज कंपनीज पर, आपका नजरिया क्या है? न्यू एज कंपनीज में हम लोग उन कंपनीज के ऊपर हमारा फोकस है जहां पे हमको लगता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट का जो विजिबिलिटी है वो आएगी और जहां पे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट की विजिबिलिटी पुअर है वहां पे हम उसको अवॉइड करेंगे। और इसके चलते कुछ बिजनेसेस है जहां पे ऐसा लग रहा है कि आउटलुक ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैन बी गुड, ग्रोथ कैन बी वेरी फास्ट
सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये था कि जब ये लिस्ट हुए थे तो इनके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे, तो हमने कई सारे आईपीओज में इन्वेस्ट उस वक्त नहीं किया था। लेकिन अब जबकि ये वैल्यूएशंस गिर रहे हैं तो हमारा ध्यान इनके ऊपर बना हुआ है, जहाँ पे जो जैसा मैंने कहा कि विजिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट रहेगी लॉन्ग टर्म में, हम उन बिजनेसेस पे अपना व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। राइट। विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आपको हम थैंक करें उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है मेरे पास हमारे एक व्यूअर से कि आपके पीछे जो इंडियन वाइल्ड डॉग की फोटोग्राफ लगी है वो आपने खुद, क्या आप खुद किसी ऐसी सेंचुरी में गए थे और आपने फोटोग्राफ खींची थी, या इसके बारे में बताइए ज़रा। नहीं, ये जो हमारे ऑफिस के सारे जो मीटिंग रूम्स है इनमें हर एक सेंचुरी की एक फोटो लगा के, जैसे कि आप जानते हैं हेमेंद्र कोठारी जो हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, जी हाँ। ये वाइल्ड लाइफ में काफी इनका कंट्रीब्यूशन है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और हमने हमारे सभी मीटिंग रूम्स को भी सेंचुरी के नाम पे नाम दे रखा है। तो जैसे ये बंडीपुर सेंचुरी है और ये अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हेमेंद्र भाई का जो इंटरेस्ट है वो वाइल्ड लाइफ के बारे में सभी जानते हैं और टाइगर कंजर्वेशन में भी उन्होंने अच्छा काम किया है। वाइल्ड डॉग के साथ एक टाइगर भी दिखा देता हूँ, जो दर्शक है वो देखना। आपकी टीम का टाइगर कौन है ये बताइए, आपकी इन्वेस्टमेंट टीम का टाइगर कौन है जो सबसे खराब मार्केट में डरता नहीं है पाउंस करके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जंप करने के लिए? वैसे तो सभी टाइगर है, बट हमारे यहाँ सबसे जो बड़े टाइगर है वो हमारे चेयरमैन साहब ही हैं, हेमेंद्र कोठारी। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं बता दूं हमारे व्यूअर्स को कि हमारा जब चैनल लॉन्च हुआ था 18 स्वदेश पे, तो पहले हफ्ते में ही वो चैनल पे आए थे और उन्होंने लॉन्च किया था चैनल। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।